हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स। हाइड्रोजन चालित बस। हाल ही में महाराष्ट्र में पुणे में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बस शुरू किया गया है। हाइड्रोजन ईंधन में हाइड्रोजन और वायु मिश्रित होता है। इस ईंधन से जो बचते हैं अपशिष्ट, वो अपशिष्ट केवल पानी होते हैं। अपशिष्ट के रूप में केवल पानी बचता है, मतलब ये पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण के अनुकूल है। और यह कहाँ पे शुरू किया गया है? पुणे में। पुणे में कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यानी भारत का पहला राज्य जहां हाइड्रोजन से बस चलेगी। हाइड्रोजन ईंधन बस प्रारंभ किया गया है। यानी ये जो हाइड्रोजन चालित बस है महाराष्ट्र के पुणे में चलाई जाएगी और हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी एचईएफसी बस का शुभारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एचईएफसी बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान यानी CSIR और भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम के द्वारा विकसित किया गया है। कौन कौन मिलकर के इसको विकसित किया है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR तथा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम इन दोनों लोगों ने CSIR और भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम मिल करके हाइड्रोजन चालित बस को प्रारंभ किए हैं। यह सुबह राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के अनुरूप है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी पर्यावरण से संबंधित अगर कोई नया प्रोग्राम या नया योजना चलाया जाता है तो या तो वो नया मिशन कोई होगा और या तो किसी एक मिशन से जुड़ा होगा। किसी मिशन से जुड़ा होगा। तो साथियों, यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के अंतर्गत ये आता है। किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करके बने इस ईंधन से निकलने वाला एकमात्र अपशिष्ट जो है वो है पानी। जो कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि इसमें हाइड्रोजन और वायु का मिश्रण है और इसमें जब बस चालित होगी जो अपशिष्ट बचते हैं, जैसे कई बार होता है जब पेट्रोल का अपशिष्ट होता है तो उसमें कार्बन निकलता है और कई जो है प्रदूषित पदार्थ निकलते हैं। लेकिन जब
हाइड्रोजन ईंधन से बस चलेगी तो उसमें केवल पानी बचेगा जो अपशिष्ट के रूप में निकलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन में केवल वायु शामिल है, तो वायु जब निकलेगा तो वायु में चला जाएगा और पानी केवल बचेगा, और पानी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है, पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं करता है। तो हाइड्रोजन और वायु का उपयोग कर बने इस ईंधन से निकलने वाला एकमात्र अपशिष्ट पानी होगा। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी परिवर्तित कर देता है। किसमें? हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ पे प्रश्न तो बनेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ हाइड्रोजन चालित बस हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि भारत का पहला राज्य जहां हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाई जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन होता है कि महाराष्ट्र में कहाँ? तो आपका आंसर होगा पुणे में। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रोजन ईंधन में क्या क्या शामिल होता है? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन और वायु। अगला प्रश्न हो सकता है कि इसमें अपशिष्ट क्या बचेंगे? तो केवल पानी। ये पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं है? तो ये तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई अपशिष्ट बच ही नहीं रहा है तो पर्यावरण को नुकसान है नहीं, इसीलिए इसमें पर्यावरण के अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस मिशन से प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा मिशन के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। अगला प्रश्न होगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होकर के बनाए हैं? तो CSIR प्लस भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम के द्वारा ये दोनों लोग मिल करके इसको बना रहे हैं। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि इससे जो हाइड्रोजन ईंधन है ये किस में बदल जाएगा? तो हाइड्रोजन ईंधन विद्युत में बदल जाएगा। तो ये आपके 7 प्रश्न हैं, यानी कि महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो पुणे में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल से बस का शुभारंभ होगा, और इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम के द्वारा विकसित किया गया है। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के द्वारा किया गया है। हाइड्रोजन और वायु का उपयोग कर बने इस ईंधन से निकलने वाला अपशिष्ट एकमात्र पानी होगा, और हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को ईंधन में परिवर्तित करेगा। अगला पॉइंट है मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को अभी GI टैग दिया गया है। भारत सरकार ने मिथिला मखाना को GI टैग दिया है। GI का मतलब होता है
जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक, अगर ये टैग जब दिया जाता है जब इसकी कोई स्पेशल पहचान हो, इसकी अपनी कोई स्पेशलिटी हो, कोई पहचान हो। तो मखाना लावा जो एक लावा होता है, चना मृत में पड़ता है और अन्य जगह प्रयोग आता है, इसका कुल उत्पादन का, मखाना के कुल उत्पादन का मतलब भारत के कुल उत्पादन का 90% केवल बिहार में होता है। 90% केवल बिहार में होता है और इसकी जो पहचान है पोषण के रूप में और अन्य आवश्यकता जो है उसमें बहुत आगे है। इसमें पोषण तत्व तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसका कुल उत्पादन का 90% केवल बिहार में उत्पादित किया जाता है और इसलिए भारत सरकार ने इसे जीआई टैग प्रदान किया है। केंद्र सरकार बिहार के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक दिया है। ये प्रश्न ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जीआई संकेतक जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं के, देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता भी विशेष हो। यहाँ पे ऐसा मत सोचेगा कि वहाँ विशेष लिखा फिर विशेषता लिखा है, गलत है, गलत नहीं लिखा है। जिसकी विशेषता भी विशेष हो उसको भौगोलिक संकेतक रूप में दिया जाता है और उसकी पहचान को बनाने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 से संबंधित है। 1999 से संबंधित है। तो यहाँ प्रश्न ऐसा बनेगा कि हाल ही में किस मखाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो मिथिला नाम क्यों पड़ा, मिथिला मखाना इसलिए नाम पड़ा क्योंकि मखाना तो पूरे भारत में उत्पादित होता है, लेकिन बिहार में 90% अकेले उत्पादित होता है और बिहार में अगर 90% उत्पादित हो रहा है तो उसका कुछ तो नाम दिया जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मिथिला दे दिया गया और मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। और जीआई टैग किसके अंतर्गत दिया जाता है, तो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। जीआई के संकेतक के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र का होना और इसका विशेष पहचान होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी। साथियों, भारत में, इतने बड़े भारत में अभी एक भी नाइट सफारी नहीं है, सफारी नहीं है। नाइट सफारी होता क्या है, ऐसा उद्यान जहाँ पे कई प्रकार के प्राणी या जंतु रहते हों और रात के समय में घूमने लायक बनाया जाए। प्राणी उद्यान में शेर, चीता, जिराफ यानी जितने भी प्रकार के प्राणी जू में रहते हैं वो सब रहें और रात में घूमने का आनंद दें। तो ऐसा कोई भी जगह अभी भारत में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे नाइट सफारी होगी और उत्तर प्रदेश में यह सौभाग्य लखनऊ को मिलेगा। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है
कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। मंजूरी दे दिया है, यानी कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुआ उसमें सीएम योगी जी ने यह निर्णय दिया। देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ में बनेगा। यानी लखनऊ में कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में देश का पहला नाइट सफारी। ये कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में। जो लखनऊ में कुकरैल है, कुकरैल के पास में वन क्षेत्र काफ़ी पड़ा हुआ है और इन्हीं वन क्षेत्र में नाइट सफारी बनाई जाएगी। कुकरैल के वन क्षेत्र में नाइट सफारी बनाई जाएगी। अब ये जो नाइट सफारी बनाई जाएगी, इसका कोई रोल मॉडल होगा, कहीं से तो कुछ तो नकल किया गया होगा, तो सिंगापुर है। मतलब उत्तर प्रदेश विकास नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो मॉडल ऐसी जगह से लेगा कि सिंगापुर से। देखिए, सिंगापुर हर मामले में आगे है। सिंगापुर का पासपोर्ट देखिए, तो पासपोर्ट के रैंकिंग में, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भी नंबर 2 पे है। 192 देशों में ये जा सकते हैं। इनके यहाँ नाइट सफारी भी बेहतर है। तो जो नाइट 192 देशों में जा सकते हैं। यानी सिंगापुर में जिस तरह का नाइट सफारी बना हुआ है, नाइट सफारी, उसी के तर्ज पर, सिंगापुर के नाइट सफारी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के कुकरैल वन क्षेत्र पर बनाया जाएगा। और जो अभी लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, वो वहाँ से हट जाएगा और हट करके इसी नाइट सफारी में तब्दील हो जाएगा। यानी जो लखनऊ का वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, जिसे लखनऊ का चिड़ियाघर कहते हैं, लखनऊ का चिड़ियाघर जहाँ वर्तमान में है, वहाँ से हट जाएगा और जो नाइट सफारी लखनऊ में बन रही है, या जो अनुमति प्राप्त हुआ है नाइट सफारी बनने का, इसी में तब्दील हो जाएगा। यानी कि नवाब वाजिद अली शाह और वर्तमान में जो और अनुमति प्राप्त हुआ है, ये सब मिल करके क्यों लखनऊ में नाइट सफारी होगा। भारत में 13 डे सफारी है। यानी कि दिन में घूमने लायक तो 13 ऐसे जो है जू हैं, सफारी हैं, लेकिन नाइट सफारी एक भी नहीं है। नाइट सफारी अभी तक एक भी नहीं था। ये भारत का पहला होगा और उत्तर प्रदेश का भी पहला होगा और लखनऊ में होगा। वर्तमान में भारत में 13 ओपन डे सफारी है, नाइट सफारी एक भी नहीं है। अब प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न इसमें ऐसे बनेगा कि हाल ही में भारत में नाइट सफारी बनने की अनुमति प्राप्त हुई है, वो कहाँ पे हुई है? तो उत्तर प्रदेश में हुई है। दूसरा होगा उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। तीसरा होगा कि किस देश के तर्ज पे बनेगा? तो सिंगापुर के तर्ज पर बनेगा। चौथा होगा भारत में डे सफारी कितने हैं? तो 13 है डे सफारी।
पांचवा बनेगा कि लखनऊ में बनने वाला नाइट सफारी देश का कौन नंबर का है, तो पहला होगा, और यही देश का भी पहला होगा, देश का भी पहला होगा। तो ये 4-5 प्रश्न जो है बनेंगे। अगला पॉइंट है सिल्क मार्क एक्सपो 2022। देखिए जहां पे मार्क शब्द आए तो ये समझ जाइएगा कि ये जैसे इको मार्क, और एगो मार्क, ये जो मार्क शब्द आता है ये स्पेशली किसी वस्तु के लिए आता है। वस्तु के, जैसे इको मार्क है तो पर्यावरण से संबंधित है, एगो मार्क है तो एग्रीकल्चर संबंधित है, तो ऐसे सिल्क मार्क है जो सिल्क के लिए संबंधित है, यानी रेशम के लिए संबंधित है, रेशम से संबंधित है। तो हाल ही में इसका एक्सपो बनाया गया है। एक्सपो का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, और ये चला है 22 अगस्त से 28 अगस्त तक नई दिल्ली में। सिल्क मार्क एक्सपो, सिल्क मार्क एक्सपो 2022 इसका आयोजन किया गया है, और यह 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चला है। इसका आयोजन सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SMOI के द्वारा किया गया है, यानी सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसमें सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के साथ में केंद्रीय रेशम बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और भारत सरकार की एक संयुक्त पहल है, एक संयुक्त पहल है। सिल्क मार्क 17 जून 2004 को लॉन्च किया गया था। सिल्क मार्क 17 जून 2004 को लॉन्च किया गया था। 17 जून 2004 को लॉन्च किया गया था। सिल्क मार्क के अधिकृत उपयोगकर्ताओं के द्वारा शुद्ध रेशम उत्पादों पर लगाए जाते हैं, यानी जो सिल्क मार्क लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है? शुद्ध रेशम उत्पाद पर। यानी कि जब कोई भी अगर आप रेशम की वस्तु खरीदते हैं और उस पे आप देखते हैं कि सिल्क मार्क लगा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि वो शुद्ध रेशम का उत्पाद है। एक कपड़े, कागज और कपड़े का मिश्रण होता है और उसी पे ये मार्क लग करके उस पर छपा होता है। तो जहाँ पे शुद्ध रेशम का उत्पादन होता है वहाँ पे सिल्क मार्क लगाया जाता है। और सिल्क मार्क जो है 17 जून 2004 को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि हाल ही में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली।
कब से कब आयोजन हुआ? तो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक। उसके बाद में ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भागीदार कौन कौन हैं? इसमें भागीदार हैं सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय और भारत सरकार। इतने लोग शामिल होंगे। अगला प्रश्न होगा कि सिल्क मार्क का कब लॉन्च किया गया था? तो 17 जून 2004 को लॉन्च किया गया था और यह शुद्ध रेशम उत्पाद पर लगाया जाता है। शुद्ध रेशम उत्पाद पे लगाया जाता है। अब अगला पॉइंट है उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन अभियान। एक नया नाम सुनने को मिल रहा है, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन अभियान। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास। अब ये उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य हो रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये पहली बार हो रहा है, तो इस नाम से पहली बार हो रहा है। इसे पहले जाना जाता था ग्रीष्मकालीन अभ्यास। ग्रीष्मकालीन अभ्यास के नाम से इसे पहले जाना जाता था और ये पहले कई बार हो चुका है, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके उल्ची फ्रीडम शील्ड अभियान के रूप में कर दिया गया है। और ये दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग माना जाता है कि 4 साल के बाद में या कई और सालों के बाद में इसका आयोजन हो रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया जो है वो किसी को समझता है नहीं। ये बोलता रहता है हम तुम्हें मार देंगे, अमेरिका कहता नहीं ऐसा मत करो, कहता नहीं हम मारेंगे, तो अमेरिका कहता अच्छा ठीक है मारो। फिर दक्षिण कोरिया का समर्थन कर रहा है और उत्तर कोरिया को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेंगे? पहली चीज़ तो इसके साथ एक उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास जो है दक्षिण कोरिया अमेरिका के मध्य है, और दक्षिण कोरिया ने अपने नागरिकों के लिए स्वयं उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास, ये उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास जो है ये दक्षिण कोरिया ने स्वयं किया है, इसमें कोई और देश शामिल नहीं है। दक्षिण कोरिया ने स्वयं किया है और ये अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह अभ्यास किया है। यानी उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास दक्षिण कोरिया ने स्वयं किया है और उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका USA के मध्य किया गया है। अब यहाँ प्रश्न कैसे बनेंगे? अब यहाँ प्रश्न ऐसे बनेगा कि उल्ची शील्ड सैन्य अभ्यास किसके मध्य हुआ है? तो दक्षिण कोरिया प्लस
यूएसए के मध्य। अगला होगा कि जो उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्याभ्यास है इसका पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम था ग्रीष्मकालीन अभ्यास। अगला प्रश्न बन सकता है कि उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास में कौन शामिल है? तो केवल दक्षिण कोरिया। तो ये 3 प्रश्न जो है इसमें बन सकते हैं। अगला पॉइंट है शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट 2022, यानी कि वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट इस मामले में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किया है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने। किसने? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने, इनके द्वारा जारी किया गया है, HEI के द्वारा जारी किया गया है। और यह किसके डाटा पे आधारित है? तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट, इनके डाटा पे आधारित है, डाटा पर आधारित है। अब इस बेस पे सबसे प्रदूषित शहर जो विश्व का है वो दिल्ली है। भारत की राजधानी, विश्व की सबसे प्रदूषित शहर, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5, इसमें 110 मिलीग्राम पर घन मीटर जो है यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर पाए गए हैं, प्रदूषण का स्तर है। तो दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित है और नंबर 2 पे कोलकाता है, मतलब विश्व के 2, दिल्ली और कोलकाता। कोलकाता नंबर 2 पे है और भारत का मुंबई विश्व में 14वें नंबर पर है, 14वें नंबर पर है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य रिपोर्ट 2022 हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के डाटा पे आधारित है। इसके तहत विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली और नंबर 2 पे है कोलकाता और मुंबई शहर जो है विश्व के 14वें नंबर पर है प्रदूषण के स्तर पर। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे कि हाल ही में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी किया गया, या किसके द्वारा जारी किया गया? हाल ही में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, या किसके द्वारा जारी किया गया? तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। या किसके डाटा पे आधारित है? तो यह ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के डाटा पे आधारित है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के डाटा पे आधारित है। सबसे गंदा शहर विश्व का कौन है? दिल्ली नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे कौन है? कोलकाता। कितनी शर्म की बात है कि नंबर 1 और नंबर 2 पे दोनों भारत के ही हैं। और मुंबई का स्थान कौन सा है? तो मुंबई का है 14वें नंबर पे। तो इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें
और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।